एवरीबॉडी, मोस्ट वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। और आज मैं आपके साथ कर रही हूँ ईडियम्स दैट स्टार्ट विद द अल्फाबेट एफ। ओके, ये एक वीडियो है वोकैबुलरी का जो हम आपके लिए हर रोज सुबह 7 बजे अपलोड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस सीरीज से आपको फायदा हो रहा होगा। छोटी छोटी डोज में आपको जो है हम वोकैब के जो अलग अलग वीडियोज हैं वो भेज रहे हैं ताकि आप उनको लर्न करें। अब देखिए यहाँ पर ये जो ईडियम्स हैं एफ से, ये हमारी जो सीरीज है हमने अल्फाबेटिकली पूरी सीरीज बनाई है फ्रॉम अल्फाबेट ए टू अल्फाबेट जेड। ओके, ए से जेड तक जितने इडियम्स इंपॉर्टेंट है वो सब कवर कराए हैं और ये इसी का एक हिस्सा है। और ये जो सारे वीडियोस आप देख रहे हैं ये लुमिनेयर का जो इंग्लिश मास्टरी कोर्स है सभी उसका एक पार्ट है। वहां पर आपको पीडीएफ वीडियो, प्रैक्टिस एक्सरसाइज सारी चीजें मिल जाएंगी। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में यहाँ पर आपको पूरी नहीं कराऊंगी, केवल 2-3 क्वेश्चंस ही कराऊंगी ताकि आपको आइडिया हो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो हियर वी आर। पहला है फेस रियलिटी। अब रियलिटी क्या होता है? रियलिटी होता है वास्तविकता। ओके, कोई ऐसी चीज जो रियल हो, तो रियलिटी का सामना करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेस रियलिटी? ओके, टू फेस रियलिटी मीन्स दैट आप जो हकीकत है उससे आपका परिचय हुआ। टू एक्सेप्ट द ट्रूथ एंड देन डील विद इट। ओके, नाउ इफ यू आर नॉट स्कोरिंग वेल, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मान लीजिए आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, ओके, तो मैं आपसे क्या कहूंगी? यू नीड टू फेस रियलिटी एंड प्लग इन द लूप होल्स, यानी कि जो सच्चाई है आप उसको स्वीकारिए। एंड टू प्लग इन द लूप होल्स मीन्स जहां जहां कमी रह गई है वहां पर आप काम करो। ओके, सच्चाई का सामना करना। फेस द चैलेंज। ओके, फेस द चैलेंज मीन्स टू कन्फ्रंट डिफिकल्टीज विद करेज। जो भी आपके सामने चुनौती आई है, जो भी चैलेंज आया है, उसको फेस करना। फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस? कॉन्सिक्वेंस मीन्स रिजल्ट। आपने जो किया है उसका जो परिणाम है, उसका जो रिजल्ट है, उसको फेस करना। ओके, व्हाट इज टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज? ओके, मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा स्मोक करता है, बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, उसको कैंसर हो जाए, तो गुस्से में उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे? नाउ यू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। अब आपने किया है, आप इसको झेलो, आप इसको भुगतो। दैट इज टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। एक्सेप्ट द रिजल्ट ऑफ वंस एक्शंस। फेस द म्यूजिक, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके एग्जाम्स में काफी बार आता है। ओके, बहुत बार आता है ये, टू फेस द म्यूजिक। ओके, सफर पनिशमेंट फॉर वंस एक्शंस। हम गुस्से में सरकास्टिकली लोगों से कहते हैं ना, अब तुमने किया है भुगतो। दैट इज टू फेस द म्यूजिक, भुगतना। आपने जो किया है उसका जो रिजल्ट निकला, उसका जो परिणाम निकला, उसके लिए यूज होता है फेस द म्यूजिक। Next we have fair and square. It was a fair and square deal. It was a fair and square proposal. It was a fair and square deal. इन सब का मतलब होता है ऑनेस्ट, जस्टिफाइड एंड जस्ट, जो जायज हो। ओके, क्या हम ऐसा कह सकते हैं हिज बिहेवियर इज फेयर एंड स्क्वायर? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि ऑनेस्ट भी है और सही भी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट वी हैव हियर, फेयर वेदर फ्रेंड्स। एक और आप लिखेंगे इसके पास, बैड वेदर फ्रेंड्स, और एक और लिखेंगे ऑल वेदर फ्रेंड्स। Okay, please note these two. So what exactly is a fair weather friend? फेयर वेदर क्या हुआ? फेयर तो हुआ अच्छा, और वेदर हुआ मौसम। तो जब अच्छा मौसम होता है, अच्छा मौसम का मतलब क्या हुआ? आपके पास पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लाइफ के जो अच्छे दिन हैं उनके लिए कह रहे हैं फेयर वेदर। तो उन अच्छे दिनों में जो आपका दोस्त है वो आपका सुख का साथी हुआ ना, सुख का साथी, अच्छे दिनों का साथी, यानी कि वो लोग जो केवल उस समय आपके साथ होंगे जब आपका अच्छा समय चल रहा है। दे आर ऑल फेयर वेदर फ्रेंड्स। ऑल वेदर फ्रेंड्स वो होते हैं सुख हो, दुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, हर मौसम में आपका साथ देंगे। ऑल वेदर फ्रेंड्स, योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये हर समय आपका साथ देने वाले हैं। दे आर योर ऑल वेदर फ्रेंड्स। और बैड वेदर फ्रेंड्स, दुख के समय वो आपको जरूर नजर आएंगे। सो ऑल थ्री आर क्लियर टू यू? आई होप सो।
वहां पर जो भी मैं एक्स्ट्रा इडियम्स बताती हूँ, काफी बार क्या होता है ना, मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको याद रहे, कोई स्टोरी सुनानी है तो वो आपको सुनाती हूँ, या फिर उनका ऑपोजिट भी बताती हूँ, जैसे फेयर वेदर फ्रेंड का ऑल वेदर फ्रेंड जो है वो उससे भिन्न हो गया। तो इन चीजों को आप नोट करें। आगे देखो, फॉल ऑन डेफ ईयर्स। ओके, फॉल ऑन डेफ ईयर्स। ईयर आपके कान हुए, डेफ कैसा हुआ, डेफ हुआ बहरा, अ पर्सन हु कांट हियर, अ पर्सन हु कांट हियर, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डेफ, DEAF। अगर कोई बात बहरे कानों पर पड़ रही है, अगर कोई बात बहरे कानों पर पड़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो व्यक्ति उस बात को नहीं सुनेगा। यानी कि टू बी इग्नोर्ड। जब आपसे कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे इस तरह की बातें कहे ना, मम्मा पॉकेट मनी बढ़ा दो, मुझे तो एक आईफोन चाहिए, चलो डिनर के लिए कहीं बाहर चलते हैं और मुझे नहीं लेके जाना, मुझे वो काम नहीं करना। वो जो भी कह रहे हैं, इट इज फॉलिंग ऑन डेफ ईयर्स। The government did not want to give the rebate, so all the appeals fell on deaf ears. समझ में आ गया आपको, टू फॉल ऑन डेफ ईयर्स। आगे है फेदर इन वंस कैप, ये होता है अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ। अ फेदर इन वंस कैप, ये हमने आपके साथ ए लिस्ट में भी कवर कराया है। ओके, आगे देखो, टू फाइट टूथ एंड नेल। टू फाइट टूथ एंड नेल, दिस इज द नेक्स्ट वन इन फ्रंट ऑफ यू, और इसका मतलब होता है पूरे जोश के साथ, अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ, पूरी ताकत के साथ संघर्ष करना। ओके, इसका मतलब ये होता है टू फाइट टूथ एंड नेल, पूरे जोश के साथ आप अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, यू आर फाइटिंग फॉर दैट। ओके, आगे देखिए, फाइनल स्ट्रॉ। What do we have next here? Final straw, और ये होता है the last in a series of problems। आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उनमें जो लास्ट होगा उसको लिए हम कहते हैं फाइनल स्ट्रॉ। आप ट्रैवल कर रहे हैं, सबसे पहले आपके पासपोर्ट में गड़बड़ हो गई, उसके बाद मान लीजिए आपका कुछ लगेज भी खो गया, उसके बाद मान लीजिए जिसको आपको पिक करने आना था वो भी नहीं आया। ओके, ये सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स हो गई, इनमें जो आखिर होगी दैट इज अ फाइनल स्ट्रॉ। ओके, यहां पर मैं चाहूंगी आप एक और नोट करें इसके बगल में, द लास्ट नेल इन द कॉफिन, द लास्ट नेल इन द कॉफिन। ओके, ये होती है ताबूत, हिंदी में इसको हम कहते हैं ताबूत की आखिरी कील। ओके, कॉफिन है, व्हाट इज अ कॉफिन? कॉफिन वो होता है जिसमें किसी व्यक्ति की को डालकर उसके बाद दफनाया जाता है, वंस ही इज डेड, उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसकी जो आखिरी कील, यानी कि कुछ ऐसा हो रहा था जो आपको नाराज कर रहा था, जिससे आप क्रोधित थे, जिससे आप गुस्सा हो रहे थे, और उसके बाद चीजें होती गई होती गई होती गई, लेकिन वो आखिरी चीज जिसके बाद आपके सब्र का बांध टूट गया, ओके, उसको हम कहते हैं द लास्ट नेल इन द कॉफिन। ब्रिटिशर्स इंडियंस पर बहुत अत्याचार कर रहे थे। ओके, धीरे 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 गुस्सा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, लेकिन जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई, दैट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन। डिड यू अंडरस्टैंड? आगे चलते हैं, यहां पर है टू फाइंड फॉल्ट विद। टू फाइंड फॉल्ट विद, फॉल्ट क्या होता है? फॉल्ट होता है कमियां। ओके, योर शॉर्टकमिंग्स, जो कमियां होती हैं आप में, ये सब में कमियां होती हैं। किसी की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं, किसी की स्पेलिंग अच्छी नहीं, किसी की वोकैबुलरी अच्छी नहीं, किसी की ग्रामर अच्छी नहीं, किसी की टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं, किसी की फाइनेंशियल लिटरेसी अच्छी नहीं। कमियां ढूंढना, क्या आपने इस तरह के लोग देखे हैं? उनको सिर्फ कमियां ही नजर आती हैं। यस, हमारा समाज ऐसे लोगों से भरा पड़ा है, वो किसी की तारीफ ही नहीं कर सकते, अप्रिशिएट ही नहीं कर सकते, केवल कमियां ढूंढते हैं। जब कोई व्यक्ति केवल कमियां ढूंढता है, वहां पर यह यूज होता है, इट इज हिज हैबिट टू फाइंड फॉल्ट्स विद। माई फादर ऑलवेज फाइंड फॉल्ट्स विद फूड। ओके, My husband always finds faults in the cleanliness of the house, जो भी आप कहना चाहें, to find faults with. Next is very important, fish out of water। एक तो आप ये लिखो और एक इसके बगल में आप इस तरह से भी लिखिए, like a fish takes to water। ये दो idioms हैं, इनको अगल बगल आप लिखो और उसके बाद मैं आपको समझाती हूं। Like a fish takes to water। Okay, please note it down, then I shall give you the
मीनिंग। ओके, फिश आउट ऑफ वाटर क्या हुआ, देखिए ध्यान से, अगर मछली पानी के बाहर चली जाए, द फिश इज आउट ऑफ वाटर, मछली जानी ही किस लिए जाती है, हिंदी की पोयम याद करो, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। यस, बाहर निकालते ही वो मर जाती है। तो मछली जो है, फिश जो है, अगर वो पानी से बाहर है, इसका मतलब क्या हुआ, it is in a very very uncomfortable situation. Yes, if you are like a fish out of water or somebody is like a fish out of water, इसका मतलब हुआ to be in a very uncomfortable situation. आपको किसी ऐसी कंट्री में भेज दें जहां पर ना इंग्लिश बोली जाती है ना हिंदी, उनकी अपनी ही एक लैंग्वेज है, हाउ विल यू फील, यू विल फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। डिड यू अंडरस्टैंड? उसके बाद है लाइक अ फिश टेक्स टू वाटर। अब मछली पानी में कैसा फील करेगी, मछली पानी में एक्सट्रीमली कंफर्टेबल फील करेगी। ओके, बहुत बार क्या होता है ना, जब आपको कोई नई चीज सिखाई जाती है, आप बड़े रेजिस्टेंट होंगे, नहीं ये मुझे नहीं आएगा, मुझे नहीं आएगा, और अचानक से फिर आप देखेंगे ओ वो मुझे कितने अच्छे से आ गया, और आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि ओ मैंने तो इस पे मास्टरी हासिल कर ली। ये तब यूज होता है, ये तब जब आप किसी चीज में बहुत कंफर्टेबल हो जाएं। मुझे यहाँ पर याद आ रहा है, मेरे भाई की ना छोटी सी बेटी है 5-6 साल की, ओके, हर नेम इज सोफी। तो उसको वो फुटबॉल खिलाने लेके गया, तो हम सबने कहा अरे ये इतनी छोटी है, ये कैसे फुटबॉल खेलेगी, देयर इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, और वो महारानी जब उसको लेकर गए खेलने, 2-3 दिन के अंदर ही ना वो यू स्टंट्स मार मार के गोल रोक रही थी, एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड। सो हाउ डिड शी टेक टू फुटबॉल, शी टुक टू फुटबॉल लाइक अ फिश टेक्स टू वाटर। जैसे मछली पानी में तैरेगी ना, जैसे मछली पानी में अडेप्ट करेगी, वैसे ही उसने भी अडेप्ट किया। यहां पर आप मछली से कुछ और लिखिए, अ स्मॉल सॉरी अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड, अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड। या स्मॉल पॉन्ड क्या है, ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन। बिग फिश क्या है, बिग फिश जो है वो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन। अ बिग फिश अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड, इसका मतलब है छोटी ऑर्गेनाइजेशन में होना पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होना। टू बी एन इंपॉर्टेंट पर्सन इन अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये बहुत बार आता है कि आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक अनइंपॉर्टेंट पर्सन होना चाहते हैं, या एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट पर्सन, तो लोग क्या कहते हैं, आई वॉन्ट टू बी अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड। ओके, एक और लिखो, समथिंग फिशी, समथिंग फिशी, देर इज समथिंग फिशी, इसका मतलब हुआ कोई ऐसी चीज जिस पर डाउट है। समथिंग फिशी का मतलब यही होता है, देर इज समथिंग विच इज डाउटफुल। ओके, इसका मतलब होता है समथिंग डाउटफुल। हिज बिहेवियर इज फिशी, यानी कि उसका बिहेवियर ऐसा है जिसके ऊपर शक किया जाए, जिसके ऊपर शक किया जाए उसका बिहेवियर ऐसा है। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, और एक और होता है फिश से, टू ड्रिंक लाइक अ फिश, टू ड्रिंक लाइक अ फिश, इसको भी आप नोट कीजिए, फिर मैं इसका मीनिंग बताती हूं आपको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू ड्रिंक लाइक अ फिश? ओके, टू ड्रिंक लाइक अ फिश, बताइए मुझे क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा दारू पीना, टू टेक इन अ लॉट ऑफ एल्कोहल, लिकर एटसेट्रा। ओके, टू ड्रिंक टू मच, वहां पर ये यूज होता है। ओके, तो फिश से ये कुछ इस तरह के आते हैं जो मैंने आपको यहां पर बता दिए। फॉर है फॉर गुड, फॉर गुड होता है परमानेंटली, हमेशा के लिए। ही हैज लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, यानी कि वो परमानेंटली इंडिया से चला गया है, ही हैज लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। फिर है फेदर योर नेस्ट, हमने क्या किया था, हमने किया था फेदर इन द कैप, डू यू रिमेंबर? आज भी किया, ए लिस्ट में भी किया था। अब आपके सामने यहां पर क्या है, अब आपके सामने यहां पर है फेदर योर नेस्ट। What is the meaning of to feather your nest? It means to accumulate wealth for personal benefit. Your nest क्या है? आपका घोंसला, आपके घोंसले के लिए आप पंख इकट्ठे कर रहे हैं, छोटे छोटे पंख, लकड़ियां, टुकड़े, कपड़े के छोटे टुकड़े, उन सबको मिलाकर ही तो घोंसला बनता है। तो आप उसके लिए अगर और चीजें ले रहे हैं तो इसका मतलब है पर्सनल बेनिफिट के लिए वेल्थ अक्यूमुलेट करना, दैट इज टू फेदर योर नेस्ट। ओके, इज दैट क्लियर? आगे चलो, आगे आपके सामने टू फिट लाइक अ ग्लव,
फिट लाइक अ ग्लव। आपने ग्लव देखा है? जब हम ग्लव पहनते हैं वो कितनी अच्छी फिटिंग होती है उसके हमारे हाथ पर। कुछ लोग तो उसको पहनकर बाइक वगैरह भी चलाते हैं विंटर्स में, तो क्या उसकी ग्रिप, उसकी फिटिंग जो है जबरदस्त है। यस, यानी कि कोई चीज परफेक्टली आपके लिए जब सूटेबल होती है तब हम कहते हैं इट फिटेड लाइक अ ग्लव। इट फिटेड लाइक अ ग्लव, यानी ग्लव के तरीके से वो मेरे पर फिट हो गया। आगे देखो, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, ये है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप निशान लगा लीजिए। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, व्हाट कुड बी द मीनिंग? ओके, दो वर्ड इसमें ले लेते हैं, फ्लॉग ही ले लेते हैं, डेड हॉर्स तो आपको आता है। फ्लॉगिंग होता है चाबुक से पीटना, फ्लॉगिंग, चाबुक से पीटना। अगर आपका घोड़ा मर ही गया है, घोड़ा हमारा मर गया है, क्या उसको चाबुक से पीटने का कोई फायदा होगा? जिंदा है, चाबुक मारेंगे बेचारा जानवर, ओके, वो भागेगा तेज और क्या करेगा जान बचाने के लिए, लेकिन वो मर चुका है, उसके बाद मैं उसको पीट रही हूं, नो। यानी कि अपने एफर्ट्स को वेस्ट करना किसी ऐसी चीज पर जिसके कामयाब होने के कोई चांस नहीं है, दैट इज टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। क्लियर? आगे चलिए, आगे चलिए, ये है आपके सामने फुट द बिल। फुट द बिल, ओके, मुझे यहां पर एक याद आ रहा है आपके लिए, गो डच। टू गो डच, बताइए इसका मतलब क्या होता है? टू गो डच, ये है आपके सामने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुट द बिल? फुट द बिल क्या हुआ कि जो बिल है उसको आप पे कर रहे हैं, फुटिंग द बिल, दैट इज टू पे द एक्सपेंसेस। ओके, माई फादर डिसाइडेड टू फुट द बिल, आई डिसाइडेड टू फुट द बिल, यानी कि पे फॉर द बिल। ओके, यहां पर एक और लिखो, with a foot in the grave, या सिर्फ इतना ले लो, a foot in the grave। ये हिंदी फिल्मों में बहुत यूज होता है। ओके, अ फुट इन द ग्रेव, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं किसी के बारे में कहती हूं ही हैज अ फुट इन द ग्रेव, ओके, ग्रेव क्या है? ग्रेव है कब्र। ओके, ग्रेव कब्र होती है, तो व्हाट इज अ फुट इन द ग्रेव? अ फुट इन द ग्रेव का मतलब होता है कि वो जल्द ही मरने वाला है, दैट इज द मीनिंग। ओके, अ फुट इन द ग्रेव का मतलब यही होता है कि वो बहुत ही जल्दी मरने वाला है, ही इज क्लोज टू डेथ, क्लोज टू डेथ, दैट इज द मीनिंग। ठीक है, आगे चलो, अब आपके सामने है 40 विंग्स। 40 विंग्स होता है शॉर्ट नैप, झपकी लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये काफी ज्यादा आता है, 40 विंग्स। ओके, विंग्स, WINKS, विंग्स, विंक करना, ये पलक झपकाना। ओके, पलक झपकाना नहीं, एक आंख मारना, दैट्स अ विंक। पलक झपकाना इज ब्लिंक। फ्रॉम हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ, जो कुछ आपके हाथ में आता है वो आपके मुंह में जाता है, कुछ बचता ही नहीं है, यानी आपने जो कमाया केवल खाने पीने पर ही खर्च हो गया, कुछ बचा ही नहीं। इन अदर वर्ड्स, केवल इतना कमाना कि आप अपने बेसिक खर्चे मीट कर सकते हैं, दैट इज फ्रॉम हैंड टू माउथ। लिविंग विद जस्ट इनफ मनी टू सर्वाइव, जैसे तैसे गुजारा करना। The lower middle class in India, they exist from hand to mouth. Their existence is from hand to mouth. The poor laborer earned only so much that he lived from hand to mouth. समझ में आया? आगे देखिए, आगे आपके सामने क्या है? आगे आपके सामने है feel blue. Okay, when do you feel blue? When do you feel blue? Please tell me. To feel blue, ब्लू से हमने एक वो भी किया था, ओके, टू हैव ब्लू ब्लड इन वंस वेन्स, या ब्लू ब्लडेड, ब्लू ब्लडेड किया था कि नहीं किया था? बी लिस्ट में। चलिए, मुझे ब्लू ब्लड का बताइए क्या मीनिंग होता है। और एक हमने ब्लू स्टॉकिंग्स भी किया था, बताओ, ब्लू ब्लड भी बताओ, ब्लू स्टॉकिंग्स भी बताओ। नहीं याद आ रहा, वापस जाओ और बी से शुरू होने वाले सारे इडियम्स देखिए। व्हाट इज ब्लू ब्लड? ब्लू ब्लड हो गया, सॉरी। व्हाट इज टू फील ब्लू? To feel blue means to feel sad, to feel depressed, उदास महसूस करना। Okay, how does a mother feel when her children leave for higher studies? She feels blue, बेचारी उदास हो जाती है क्योंकि empty nest syndrome आ जाता है, right? That is to feel blue. आगे देखिए, फोम एट द माउथ, इसका मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा होना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना।
नेक्स्ट देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, फाउल प्ले। ये है आपके सामने फाउल प्ले। ओके, आई सस्पेक्ट फाउल प्ले एंड मैलिफाइड इंटेंशन। What is foul play? Please tell me. Dishonest और criminal activity. इसके बगल में आप fair play भी लिखो। फेयर प्ले का मतलब होता है कि सब कुछ बिल्कुल सही हुआ, ईमानदारी से हुआ। ओके, फेयर प्ले। फेयर का ऑपोजिट है फाउल, तो फाउल क्या होगा? डिसऑनेस्ट एंड क्रिमिनल एक्टिविटी। मैं आपको फाउल से दो और बता रही हूं। एक होता है हमारा क्राई फाउल, लिख लो, टू क्राई फाउल। इसके सामने ये भी हो सकता है टू क्राई फाउल। ओके, फाउल से है ये। और दूसरा है हमारा फाउल माउथ। ओके, ये तो हमने कर ही लिया फाउल प्ले। देखो फाउल माउथ कैसा मुंह होगा जरा मुझे बताओ। एक ऐसा इंसान होगा जो बात बात पर गाली देता है, ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज करता है। आपने देखी नहीं है? थोड़ा सा देखो अपने आसपास, आपको ऐसे लोग नजर आएंगे कि गाली देने की कोई जरूरत नहीं थी फिर भी उसने गाली दी, और बहुत बार उनको रियलाइज भी नहीं होता कि मैं तो जो है हर तीसरी लाइन में गाली दे रहा हूं। इट हैपेंस। सो व्हाट काइंड ऑफ अ माउथ डू दे हैव? दे हैव अ फाउल माउथ। तभी तो वर्ड आता है ना, डोंट यूज फाउल लैंग्वेज। ओके, अभद्र भाषा, गंदी भाषा, गाली गलौच वाली भाषा, दैट इज फाउल लैंग्वेज। टू क्राई फाउल, व्हाट इज दिस? ये होता है किसी इंसान का ये कहना कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। जब वो किसी अन्याय की ओर, किसी बेईमानी की ओर ध्यान खींच रहा है, वहां पर ये यूज होता है टू क्राई फाउल। ओके, आगे फ्रेंच लीव। ये है आपके सामने फ्रेंच लीव, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज बिना बताए अनुपस्थित होना। बिना बताए आप छुट्टी ले रहे हैं, यू आर टेकिंग अ लीव विदाउट इन्फॉर्मिंग। बिना बताए छुट्टी लेना। ओके, नेक्स्ट फियर्स टेम्पर। फियर्स कैसा होता है? अग्रेसिव, आक्रामक। ही हैज अ फियर्स टेम्पर। ओके, द फुटबॉलर हैज अ फियर्स टेम्पर. In his fierce temper, he threw the bat, and then the man, he cried foul. समझ में आया? Fierce temper, बहुत ही aggressive temper होना। Many people think that our sportsmen have a fierce temper, but actually they have to maintain a calm mind. Fierce temper हो गया हमारा। आगे देखो, आगे आपके सामने है Fool's Paradise. Fool's Paradise, बताइए Fool's Paradise क्या होगा? देखो कुछ लोग होते हैं ना, वो एक अपनी काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं। पैराडाइज होती है जन्नत। ओके, और बेवकूफों की जन्नत क्या होगी? बेवकूफों की जन्नत वो होगी जो उनकी काल्पनिक दुनिया है। ओके, इफ यू थिंक यू विल नॉट डू एनी मॉक टेस्ट्स and you will only study for 1 hour and clear the exam, you are living in a fool's paradise. Okay, fool's paradise, झूठी खुशी देने वाली चीजें, बेवकूफों वाली चीजें जो आपको unnecessarily खुशी देती हैं, that is a fool's paradise. पर आप fool से एक और लिखिए। okay, to fool someone into something. To fool someone into something, ये होता है to trick someone. किसी पर आपने कोई चाल चली और उसको जो आप यकीन दिलाना चाहते थे, आपने उसको वो यकीन दिला दिया। That is to fool someone into something. आपने इस तरह की चीजें नहीं सुनी कि कोई शॉपकीपर था और उसने किसी फॉरेनर को ये चीज दिखाकर कि अरे ये ओरिजिनल है, फलाना है, ढिमकाना है, ट्रिक कर दिया। यस, ये वही है, टू फूल समवन इनटू समथिंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये है हमारा फिंगर्स इन द पाई। फिंगर इन द पाई का मतलब होता है टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग ऑफन फॉर पर्सनल गेन। और ये इस तरह से भी आ जाता है टू हैव अ फिंगर इन द पाई। टू हैव अ फिंगर इन द पाई। देखो इडियम्स में भी थोड़े थोड़े इधर उधर चेंजेस आ जाते हैं, तो चेंज होने के बाद भी कैसा आएगा वो मैं आपको बता रही हूं। इसका मतलब क्या होता है? टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग ऑफन फॉर पर्सनल गेन, किसी काम में अपने निजी फायदे के लिए शामिल होना। आगे देखो, फर्म रिजॉल्व।
Okay, is it your firm resolve that you will get the college of your dreams, that you will get your dream college? What is firm resolve? Firm resolve is very very strong determination. बहुत ही मजबूत संकल्प अगर आप ले लें कि मुझे ये काम करना है. It is my firm resolve to see your score improve. It is my firm resolution to see that your vocabulary is enhanced. ओके फिर है फॉलो वंस नोज. ये है आपके सामने. फॉलो वंस नोज का मतलब होता है बिल्कुल सीधा स्ट्रेट जाना. मुझसे कोई रोक के रास्ता भी पूछे, आजकल चलो गूगल मैप के जमाने में भी कोई रोक लेता है गाड़ी और बोलता है मैडम जरा बताना वहां जाना है कैसे जाऊं, और मान लो बिल्कुल सीधा है, तो मैं क्या कहूंगी? फॉलो योर नोज. फॉलो योर नोज. अब ये फॉलो योर नोज से मुझे एक और याद आ रहा है, फॉलो वंस इंस्टिंक्ट. इंस्टिंक्ट. इंस्टिंक्ट क्या होता है? आपका मन जो कहता है आप वो फॉलो करें. ओके कोई बच्चा अपने फादर से कहता है पापा मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे स्कूल भी नहीं जाना है. पापा बड़ा दिल वाला आदमी है, पापा कहता कोई बात नहीं बेटा जो तेरा मन चाहे वो कर. तो पापा क्या कहेंगे? ओके फॉलो योर इंस्टिंक्ट. ओके फॉलो योर इंस्टिंक्ट. वही तो उसके फादर कहेंगे. फॉलो योर पैशन. फॉलो योर इंस्टिंक्ट. पैशन का मतलब है जिस चीज को करने में तुम्हें खुशी मिलती है. फॉलो योर पैशन. जैसे टीचिंग इज माई पैशन. फॉलो योर इंस्टिंक्ट. जो आपका मन कह रहा है, जो अंदर से आवाज आ रही है, उसको फॉलो करो. ओके अब माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको एफ से शुरू होने वाले जितने इंपॉर्टेंट ईडीएम्स थे वो सारे करा दिए हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लैरिटी हो गई होगी उनके मीनिंग्स को लेकर. अब मैं आपको मुश्किल से 3-4 ही क्वेश्चंस कराऊंगी, बाकी सभी आपको आपकी जो स्टडी मटेरियल है वहां से आपको करना है. ठीक है. अब देखो यहाँ पर, आफ्टर हियरिंग सो मेनी एक्सक्यूजेस द मैनेजर लॉस्ट हिज पेशेंस. यहाँ पर द एम्प्लॉइज डिले वॉज द फर्म रिजॉल्व, फाइनल स्ट्रॉ, फ्रेंच लीव या फेस द म्यूजिक. देखो यहां पर तो आपको आंसर ही करना है, पर फिर भी ना आपको इन चारों के मीनिंग आने चाहिए कि इतनी सारी एक्सक्यूजेस सुनने के बाद मैनेजर लॉस्ट हिज पेशेंस. देखो ये लॉस्ट हिज पेशेंस ये भी एक ईडीएम है. ओके द एम्प्लॉइज डिले वॉज द फाइनल स्ट्रॉ. यस ये वो अंतिम कारण था जो कारण बना. सो व्हाट इज माय आंसर? आंसर हियर इज गोइंग टू बी बी. बी फाइनल स्ट्रॉ. आई होप दैट इज क्लियर. फाइनल स्ट्रॉ. विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस द ईडियम फिश आउट ऑफ वाटर? तो 4 दिए गए हैं, उनमें से 3 गलत हैं. She felt like a fish out of water during her first day at the new school. He was very tired, so he took a fish out of water after lunch. I always feel like a fish out of water when I win a prize. No. His anger made him look like a fish out of water. नहीं. बहुत uncomfortable situation में होना. ओके ये होगा शी फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर ड्यूरिंग हर फर्स्ट डे टू द न्यू स्कूल. यानी कि उस ने अनकंफर्टेबल फील किया. ए इज द राइट आंसर. ओके आगे ये आपके सामने है मैचिंग. MATCHING मैचिंग. मैचिंग मेरी फेवरेट होती है. फेयर एंड स्क्वायर, फिंगर्स इन द पाई, फेस द चैलेंज एंड टू फाइंड फॉल्ट विद. व्हाट इज फेयर एंड स्क्वायर? फेयर एंड स्क्वायर ऑनेस्ट एंड जस्ट. सो वन गोज विद ए. फिंगर इन द पाई ये है टू गेट इन्वॉल्व इन समथिंग एंड सेल्फिशली. सो सी. फेस द चैलेंज, कन्फ्रंट डिफिकल्टीज ब्रेवली. तो ये डी होगा. फाइंड फॉल्ट विद कॉन्स्टेंट कंप्लेन. बी. ACDB कहाँ है? ये रहा. ओके बाकी के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज से करेंगे और फिर आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द. आज हमने अल्फाबेट एफ से शुरू होने वाले जितने इंपॉर्टेंट ईडीएम्स हैं वो आपके साथ कवर करा दिए हैं. प्रैक्टिस एक्सरसाइज जरूर करो और जितनी भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वहां पर हैं उन सब को आप करेंगे. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स. चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कोई भी डाउट अगर आपको हो तो वो कमेंट करें. जितने भी मैं क्वेश्चंस वीडियो के दौरान पूछती हूँ, मान लीजिए मैंने आज जैसे बी लिस्ट से पूछे हैं कुछ वर्ड्स, ब्लू ब्लड वगैरह, उन सब का ब्लू ब्लडेड, उन सब का जो आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर देंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल द बेस्ट. बाय बाय.